Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ थर्मोडाइनेमिक. और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है वर्क. कि थर्मोडाइनेमिक में वर्क क्या होता है. वर्क W इज़ डिफाइंड एज F डॉट डेल S. ओके स्टूडेंट, हमने वर्क पहले भी पढ़ा है 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में वर्क एंड एनर्जी में. वहाँ हमने वर्क को बड़ा इजीली डिस्कस किया था और बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डिस्कस किया था. ठीक है, अब हम थर्मोडाइनेमिक्स में देख लेते हैं कि वर्क क्या होता है. वर्क इज़ डिफाइंड एज F डॉट डेल S. वहाँ हमने पढ़ा था कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम ये कहते हैं कि इस बॉडी ने वर्क डन कर लिया. ठीक है, अब थर्मोडाइनेमिक में जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है. इन थर्मोडाइनेमिक्स वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ सिस्टम वर्क इज said to be done by a system when the system as a whole expands. ठीक है, हम थर्मोडाइनेमिक में वर्क डन तब कहेंगे जब कोई सिस्टम होगा और वो एज अ होल एक्सपेंड होगा. ठीक है, या कंट्रैक्ट होगा, तब भी वर्क डन हो जाएगा. बाय मीन्स ऑफ द बाउंड्री के लिहाज से. ठीक है, द सिस्टम एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सराउंडिंग एंड thereby displaces the surrounding. फिगर 10.4. स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ गौर करें फिगर 10.1 में, ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये एक पूरा सिस्टम है. ठीक है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें कंसिडर करें यहाँ कोई गैस केप्ट है. ठीक है, और इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन भी लगा हुआ है. अब जब गैस एक्सपेंड हो जाएगी बाय मीन्स ऑफ एनी प्रोसेस. ओके, जब ये गैस एक्सपेंड हो जाएगी तो सबसे पहला स्टेज ये था कि जो पिस्टन था वो इस पोजीशन पर था. अब जब गैस एक्सपेंड हो जाएगी तो पिस्टन मूव करके इस अपर वाली पोजीशन पर आ जाएगा. तो जो पिस्टन है उसने डेल S यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया और यहाँ से उस पर कुछ न कुछ गैस के एक्सपेंड होने की वजह से कुछ न कुछ फोर्स भी लगी है, तो वर्क डन हो गया. तो वर्क डन, इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय अ सिस्टम. ओके, एक बार फिर देख लें. बाय मीन्स ऑफ द बाउंड्री द सिस्टम एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सराउंडिंग एंड thereby displaces द सराउंडिंग. यहाँ पर देखें अगर आप स्टूडेंट, तो इस पर फर्ज करें यहाँ कोई गैस कैप थी, तो जब इसने पिस्टन पर फोर्स लगाई तो उसने सराउंडिंग पर फोर्स लगाई. ठीक है, तो एज अ होल सराउंडिंग पर वर्क डन हुआ. वर्क डन किसने किया? सिस्टम ने. तो इसको हम इसलिए कहते हैं वर्क डन बाय अ सिस्टम. The sum of all F dot del S over the entire boundary of the system is the work done by a system on its surrounding. स्टूडेंट, यहाँ से जितना भी फोर्स लगेगा और जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उस सब को अगर हम सम कर लें और वो जितना भी वर्क डन सराउंडिंग पर लगेगा तो वो हमें टोटल वर्क डन दे देगा. सिमिलरली इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय इट्स सराउंडिंग. सिमिलरली स्टूडेंट, जब ये सिस्टम कंट्रैक्ट्स होगा यानी कि जब सराउंडिंग इस सिस्टम पर वर्क डन करेगा तो बाहर से एक फोर्स इस पिस्टन पर लगाई जाएगी. ठीक है, ये पिस्टन मूव करेगा नीचे की तरफ, तो इस तरह फोर्स भी लगी और पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया. तो स्टूडेंट, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा. ठीक है, Similarly, in the process of contraction of a system, work is done on the system by its surrounding. By convention, the work done by a system is considered positive and the work done on the system is taken negative. Student, यहाँ हम एक कन्वेंशन लगाते हैं कि जब वर्क डन बाय अ सिस्टम होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब वर्क डन बाय द सराउंडिंग होगा ऑन द सिस्टम तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं. स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है. द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर और इन कांस्टेंट मोशन. स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बनी होती है या मॉलिक्यूल से, और द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर और इन कांस्टेंट मोशन. वो तमाम एटम हो या मॉलिक्यूल हो वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं. ठीक है, Atoms in solid vibrate back and forth in complex motions about their equilibrium position. स्टूडेंट, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड्स के वो
हाईली पैक्ड, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हाईली कम्पैक्ट होती है और उसमें वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड वांडर अराउंड अमंग द अदर मॉलिक्यूल हैविंग फ्रीक्वेंट कोलिजन्स विद देम एंड दस एक्सचेंजिंग एनर्जी। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। इन गैसेज द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल अबाउट एट हाई स्पीड्स एंड हैव फ्रीक्वेंट इलास्टिक कोलिजन विद देयर नेबर्स। जबकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो हाई स्पीड के साथ फ्रीक्वेंट इलास्टिक कोलिजन कर लेते हैं अपने नेबर्स मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इंटरजेनिशन देख लेते हैं। द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। स्टूडेंट, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मैटर की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, उसके मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स ऑफ द सिस्टम इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो एसोसिएटेड होती है उसके एटम्स की रैंडम मोशन के साथ, उसका जब हम सम ले लेते हैं तो उसको हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस कह लेते हैं। तो ये थी डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी की। आगे है द काइनेटिक एनर्जी में बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ट्रांसलेशनल, ठीक है, यानी कि जब मॉलिक्यूल सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो उसके बाद ट्रांसलेशनल एनर्जी। रोटेशनल यानी कि जब रोटेशन कर रहा होगा वो मॉलिक्यूल किसी सर्कल में रोटेट कर रहा होगा तो तब उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिस तरह सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं तो उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस द रैंडम मोशन एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल आर इंक्रीज, ठीक है। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है और उनकी जो रैंडम मोशन होती है उसके एटम में, उस सब्सटेंस के एटम की, तो वो इंक्रीज हो जाती है। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। हम जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उस सब्सटेंस को तो वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है एटम्स की और पोटेंशियल एनर्जी को, और सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस के बराबर होता है। सिमिलरली वर्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ सब्सटेंस इन सच अ वे एज टू इंक्रीज द रैंडम मोशन ऑफ द एटम। हम इसी तरह वर्क डन करके भी किसी भी सब्सटेंस की जो रैंडम मोशन है एटम्स की उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। जिस तरह हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस में, इस तरह जो वर्क एनर्जी होती है यानी कि वर्क डन हम करते हैं वो जो एनर्जी होती है वो भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। वंस हीट, वर्क आर बोथ आर ट्रांसफर्ड टू अ सब्सटेंस दे आर नो लॉन्गर डिस्टिंग्विशेबल एज हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी इन द सब्सटेंस, ठीक है। जब हम हीट या वर्क डन कर लेते हैं या दोनों हीट या वर्क डन दोनों किसी भी सब्सटेंस पर जब हम परफॉर्म कर लेते हैं तो हम फिर ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते कि एज हीट एंड वर्क एनर्जी इन द सब्सटेंस, कि इसमें अब हीट एनर्जी है या वर्क एनर्जी है सब्सटेंस में, क्योंकि ये दोनों जो एनर्जी होती हैं हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।